नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज स्टेट पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ में बढ़ते सड़क हादसों की, क्योंकि धमतरी कांकेर नेशनल हाईवे पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई। आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में 2022 में करीब 4,800 लोगों की मौत सड़क हादसों में हो गई। कहा यह भी जाता है कि जितने लोग बीमारी से नहीं मरते, इस देश में उससे ज्यादा लोग सड़क हादसे में मर जाते हैं। आज चर्चा इसी मसले पर कि सड़क हादसों के बढ़ते ग्राफ की आखिर वजह क्या है। बिना जांच ड्राइविंग लाइसेंस क्या लगातार दिए जा रहे हैं और लोग भी ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। ब्लैक स्पॉट पर आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों में जागरूकता की क्या वाकई में कमी है। और ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशेंगे, साथ में हमारे खास मेहमान रहेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में बुधवार को हुए भीषण सड़क हादसे में लगभग पूरा परिवार खत्म हो गया। हादसे ने 15 लोगों के परिवार में से 10 लोगों को छीन लिया। इसके अलावा इसमें ड्राइवर की भी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं का बढ़ना चिंता का सबब है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2021 में छत्तीसगढ़ में 12,375 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इनमें 5,371 व्यक्तियों की जान चली गई, जबकि 10,683 लोग सड़क दुर्घटना में घायल हुए। 2022 में करीब 4,800 लोगों की मौत हुई, जबकि करीब 10,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सड़कों पर कैसे पल पल मौत का खतरा मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं जो बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। जानकारी के मुताबिक रायपुर जिले में NH 43 पर 4 ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है। इसी तरह रायपुर में NH 6 पर रिंग रोड के पास एक ब्लैक स्पॉट की पहचान हुई है। रायपुर महासमुंद NH 6 पर महात्मा गांधी सेतु पर एक ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है। रायपुर में NH 200 पर 3 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। बिलासपुर में NH 200 पर 6 ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है। महासमुंद में NH 6 पर ही 3 और ब्लैक स्पॉट की पहचान हुई है। दुर्ग में NH 6 पर 3 ब्लैक स्पॉट की पहचान की गई है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर करीब 25 ब्लैक स्पॉट है। ये आंकड़े सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हैं। तो ये ब्लैक स्पॉट के आंकड़े सिर्फ उन हाईवेज के हैं जो छत्तीसगढ़ से गुजरते हैं। इसके अलावा ऐसे दर्जनों ब्लैक स्पॉट हैं जो छत्तीसगढ़ की दूसरी सड़कों पर है। बहरहाल सड़क हादसों के बढ़ते मामलों के बीच कुछ अहम बिंदुओं पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। मसलन स्टंटबाजों पर कड़ी कार्रवाई हो, सड़कों को चौड़ा करने का काम हो, ब्लैक स्पॉट पर फोकस किया जाए, सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया जाए, ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग टेस्ट के बाद ही मिले। तो कुछ ऐसे कदम हैं जिनके जरिए कई और मौतों को रोका जा सकता है और भविष्य में धमतरी जैसे भीषण और विभत्स हादसों के मंजर को टाला जा सकता है। टीम न्यूज स्टेट। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए बहुत कुछ समझ लिया होगा और लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर बढ़ते सड़क हादसों को लेकर के बड़ी चिंता जाहिर की जा रही है, लेकिन समझने वाली जरूरत भी है कि इसमें कारण और क्या क्या हैं। जरा इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सिविल इंजीनियर और रोड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एक्सपर्ट इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं सतीश सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। जरा जल्दी से एक रिएक्शन इस पर आपसे लेना चाह रहा हूँ। तेजी के साथ जो सड़क हादसे हो रहे हैं, असल मायने में उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इससे पहले तक ये सवाल उठता था कि सब सड़कें ठीक नहीं है, गड्ढे ज़्यादा हैं, इस वजह से ज़्यादा सड़क हादसे होते हैं, लेकिन अब तो सड़कें भी ठीक समय के साथ होती चली जा रही हैं। उसके बाद जिस हिसाब से सड़कें ठीक हो रही हैं, उसी लिहाज से सड़क पर बढ़ने वाले हादसों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। कारण आपको इसमें क्या नजर आते हैं? टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी हम लोग की हो गई, सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन हमारे पास स्किल ड्राइवर नहीं है और जो ब्लैक स्पॉट अगर मौके पाए जाते हैं उसकी मार्किंग नहीं होती है। एक कहानी बता रहा, उत्तराखंड में ड्राइवर साथ गया था, उसमें लेफ्ट टर्न राइट टर्न लिखा हुआ था। मैं ड्राइवर से कहा तुम गाड़ी क्यों चेक कर रहे हो, साइन बोर्ड क्यों चेक कर रहे हो? कहा साहब मैं पढ़ा होता तो ड्राइविंग क्यों करता। तो अक्सर होता क्या है कि अनपढ़ आदमी भी ड्राइविंग लाइसेंस पा जाता है। ये सबसे बड़ी खामियां होती है। और सबसे बड़ी चीज, हाईवे लाइन पे 100 किलोमीटर से ऊपर नहीं चलना चाहिए, उसके बावजूद 100 किलोमीटर ऊपर चलते हैं। और खास कर जो ड्राइवर की कभी BP ब्लड शुगर ये चेक नहीं किए जाते हैं। 2 घंटे बाद अगर शुगर का मरीज होगा उसको नींद जरूर आएगी। लेकिन सतीश जी हम क्योंकि हमेशा हर चीज को लेकर के विदेशों से तुलना करते हैं, तो विदेशों की जो सड़कें हैं और वहां पर क्योंकि देखा जाता है कि
कि अगर डिवाइडर के पास अगर गाड़ी जा रही है, स्लीप मोड में अगर ड्राइवर चला भी जाता है तो वहां पर एक अलार्म सिचुएशन, ऐसी स्थिति बन जाती है, वाइब्रेशन होने लगती है गाड़ी में। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी जब हम मान करके चल रहे हैं कि हम विदेशों से बेहतर सड़क बना रहे हैं भारत के अंदर, तो हम क्यों नहीं उस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं? और क्या ऐसी टेक्नोलॉजी भी है? देखिए, टेक्नोलॉजी हम लोग के पास भी आ गई। जितनी गाड़ी आजकल आ रही वाई-फाई वाली आ रही है, जो वाइट जो इस पे पट्टियां बनी रहती हैं, वो स्पीड ब्रेकर का भी काम करती है। ऑटोमेटिक गाड़ी आ रही है, लेकिन उसका संचालन बहुत कम है। हमारे पास आज मैनुअल गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी कम है। हमारे पास ये गाड़ी एस्टर है जो ऑटोमेटिक है। अगर कोई सामने कार आ जाएगी तो रुक जाएगा, ब्लैक व्हाइट जो पट्टी होती है अगर आएगा तो खुद अपने स्पीड को कम कर देगा। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से गाड़ियां अभी कम है। हम गाड़ियां कम है, लोगों में रुचि भी उतनी ज्यादा नहीं है। दरअसल इसमें गाड़ियों में जो नया फीचर आ रहा है, एडएस फीचर के नाम से इसको आप जोड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच करके उसको अवॉइड कर देते हैं कि इसका क्या ही मतलब है और इसका क्या ही इस्तेमाल होगा। लेकिन असल मायने में कितना ये फायदेमंद साबित हो सकता है उनको सड़क हादसों से बचाने के लिए, ये भी समझना होगा। 100% हम नई टेक्नोलॉजी गाड़ियां नहीं, एक्सीडेंट रुक जाएंगे। लेकिन हम लोग पैसा बचाने के लिए 1-2 लाख तक कम करके गाड़ी लेते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं होती है। वास्तव में अगर नई टेक्नोलॉजी गाड़ी लिया जाए, सड़क हादसों को रोका जा सकता है। और ड्राइवर अगर पढ़ा लिखा भी नहीं होगा तो भी हम एक्सीडेंट कंट्रोल कर सकते हैं। तो यानी कि सड़क हादसों को रोकने के लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिन पर चल करके हम बच सकते हैं, बढ़ने वाले सड़क हादसों को रोक सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जागरूक होने की भी ज़रूरत है। लेकिन सतीश सिंह जी, एक चीज़ और भी, सड़क पर चलने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन उन नियमों का हम पालन नहीं करते हैं। हमें सब पता है, हमें पता है कि अगर टू व्हीलर पर जा रहे हैं तो हमें हेलमेट पहनना चाहिए, अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं, 4 पहिया वाहन में जा रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट लगानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम इसको इग्नोर कर देते हैं। और यही चीजें हैं जो बड़े सड़क हादसों के अंदर शामिल होती हैं और पता चलता है कि कितने लोगों की मौत हो गई है इसमें। जितने बड़े हादसे होते हैं 4 लेन पे चाहे NHI पे, वो हमारी लापरवाही से होते हैं। जैसे हम कार्टिंग को रनिंग अगर 2 घंटे तक करते रहे, उसके बाद करते हैं तो मुझे ऑटोमेटिक नींद आना है। खास करके देखिए, रात में एक्सीडेंट कम होते हैं, सुबह ज्यादा होते हैं। और जो ब्लड प्रेशर शुगर मरीज होते हैं उनको नींद बहुत आती है। तो जितनी एक्सीडेंट होती है लापरवाही से होती है। अगर लापरवाही हम न करें, एक्सीडेंट की चांस को नहीं। जैसे ओवरटेक करते हैं, ओवरटेक नहीं कराती है। जैसे फास्ट लेन पे हमेशा स्लो गाड़ियां चलती हैं, स्लो लेन पे फास्ट गाड़ियां चलती हैं। हम अक्सर ओवरटेक जो है राइट साइड न करके लेफ्ट साइड से करते हैं। लेफ्ट साइड का ओवरटेक बहुत खतरनाक होता है। तो खास करके हमको जागरूक करना पड़ेगा, ड्राइवर को जागरूक करना पड़ेगा। और हम अगर हम गाड़ी रखे हैं तो ड्राइवर को जागरूक करना हमारे बहुत जरूरी है। अगर ड्राइवर को जागरूक नहीं करेंगे, एक्सीडेंट हादसा होगा, हम परेशान होंगे, मेरे परिवार परेशान होगा। इसलिए ड्राइवरों को जागरूक करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है, लेकिन करेगा कौन, जिम्मेदारी निभाएगा कौन, ये अपने आप पे बड़ा सवाल है। रिटायर्ड RTO कैलाश थापक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ रोड सेफ्टी एक्सपर्ट HS संचेती जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। लेकिन जरा शुरुआत में कैलाश थापक जी आपसे कर रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एक सवाल उठ रहा है कि सड़क पर चलने वाले जो वाहन चालक हैं वो सही तरीके से ट्रेन नहीं होते हैं, और जब उनको लाइसेंस दिया जाता है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की बहुत हद तक जरूरत है। आपने सिस्टम में रह करके बहुत लंबे समय तक काम भी किया है, आपका अनुभव भी है सर, आपने बहुत करीब से देखा भी है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना भी होता है और वो बताते भी हैं कि वहां पर टेस्ट नहीं लिया जाता है, पैसे दे दिए जाते हैं, बन जाता है। तो ये सब चीजें अब खत्म हो चुकी हैं या इसमें सुधार लाने की जरूरत भी है? इसमें यहीं से इसकी शुरुआत की जाए तो सुधार की जरूरत है। नंबर 1, जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, ड्राइविंग के ट्रैक ही नहीं है जिन पे हम प्रॉपर तरीके से इनकी टेस्ट ले पाए। जो ट्रैक होते हैं उनसे हम ये देख पाए कि गाड़ी कैसे चला रहे हैं, ये रिवर्स में गाड़ी कैसे आ रही है, गाड़ी मोड़ कैसे रहा है, गाड़ी चला कैसे रहा है। तो पहले तो इनके लिए ट्रैक होंगे, ट्रैक होने के बाद में कहीं न कहीं गलतियां तो होती हैं। अब उस संबंध में मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा। दूसरे इनको भाई इसके लिए हम मध्य प्रदेश से, मैंने पिछले बार एक प्रश्न भी दिया था यहाँ के रेवेन्यू कमिश्नर को कि मैं मध्य प्रदेश से, यहाँ के मध्य प्रदेश के सारे जगह के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं वो सारे स्कूलों में जाकर के सब बच्चों को ट्रैफिक साइंस सिखा सकते हैं। कुछ ट्रैफिक साइंस बता। अच्छा, एक चीज और भी है इसमें सर, सिखा
कैलाश तापक जी, इसमें एक चीज और भी नजर आती है। हम देखते हैं कि जो सड़क पर चलने वाले जो वाहन चालक हैं, बहुत सारे सड़क पर हम क्योंकि साइन इंडिकेशन देखते हैं, उन साइंस के बारे में उनको नहीं पता होता है कि लेफ्ट टर्न है, राइट टर्न है, या बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिग्नल होते हैं, साइन होते हैं, उनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती है। नहीं, इनके लिए हम कह तो रहे हैं, ये थोड़ी व्यवस्था तो शासन को करनी पड़ेगी, अकेले लेवल पे तो मैं कर नहीं पाऊंगा। हाँ। बाकी जिनको भी ट्रेनिंग देना हो, मैं महीने में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जनता के लिए महीने में समर्पित हूँ। और हमारे ग्वालियर में मेरे पास एक ऐसी बढ़िया टीम है कि अगर ये 10 दिन भी कहेंगे महीने में 10 दिन, तो हम 10 दिन हम इनको जितने ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, स्कूल के बच्चे, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। हाँ। और बिना किसी उसके सब इसमें सरकार का कहीं कोई व्यय होगा बिना किसी व्यय के, लेकिन कोऑर्डिनेट तो सरकार को ही करना पड़ेगा कि वो ड्राइवर ही करके करें। सही बात है, अलग से संस्था कितना काम करेगी, और समझाने का या लोगों को जागरूक करने का जो जिम्मा है वो असल मायने में सरकार का है, प्रशासनिक अमले का है। उनको चाहिए कि वो लोगों को जागरूक कर सकें, और अगर सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी लानी है तो उसके लिए सबसे पहला कदम यहीं से उठना चाहिए। कैलाश जी, नहीं, मैं सरकार के लिए या किसी के लिए नहीं कह सकता, हम फ्री हैं। हाँ। या हम रिटायर हो चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि हम जनता की सेवा करें, तो ये किसी भी दिन ये दिन ये चाहें 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, जो गाड़ियां बाईपास पे रुक जाती हैं और उनको शहर में एंट्री नहीं मिलती है, वहीं खड़े होके टेबल का बोर्ड लगा के और खड़े होके उनको समझा सकते हैं कि आप अपनी एक साइड दबा के मत चलो, अपनी गाड़ी को लेफ्ट से चलाओ, उसको राइट से ओवरटेक करो, और उनको कैसे मुड़ना है, कैसे नहीं मुड़ना। शहर में अक्सर मैं देख रहा हूँ, शहर में मैं शिकायत करूँ तो किसको करूँ, लेफ्ट टर्न ही फ्री नहीं है। लेफ्ट टर्न फ्री नहीं होता, गाड़ी वही रोड से चल रहे हैं तो इसमें 3 रो होनी चाहिए, एक इसको राइट को मुड़ना है वो मुड़ जाए, सीधा चला जाए, एक लेफ्ट को मुड़ जाए। तो वो है ही नहीं। जब तक ये शहर की व्यवस्था तो 50% केवल लेफ्ट टर्न फ्री करने से सुधर जाएगी और ट्रैफिक की नॉलेज से सुधर जाएगी। हम शहर में ये देख रहे हैं, जो प्रॉपर सिटी है वहाँ प्रॉपर सिटी में लोग वायलेशन करते हैं भाई लाइट का, और लेकिन जो शहर से बाहर है, जहाँ जिसको कह सकते हैं कि जहाँ लोग कम पढ़े लिखे हैं या गांव वाले हैं, जहाँ लाइटें लगी हैं, वहाँ के लोग एक मोटरसाइकिल वाला भी होगा तो भी बत्ती पे खड़ा हो जाएगा, उसको ये भय है कि ऐसा नहीं हो कहीं चालान हो जाए। और शहर वाले तो दिन भर निकलते ही रहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं इसमें जरा एचएस संचेती जी को भी जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। संचेती जी, एक बार इस बारे में थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि हम देखते हैं कि सड़क पर दुर्घटना हो गई, कोई हादसा भी हो गया, लेकिन आसपास जो लोग मौजूद हैं वो सिर्फ वीडियो बनाते रहते हैं, वो इन्फॉर्म करते रह जाते हैं, मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से हर कोई डरता है और इसी का डर उनके मन में बना रहता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर वो मदद करेंगे तो किसी की जान बच सकती है। कोर्ट कचहरी का कोई झंझट नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक्सीडेंट जब होता है तो ज्यादातर लोग, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लोग हेल्प नहीं करते हैं, पर ज्यादातर की टेंडेंसी ये रहती है कि पुलिस कचहरी वगैरह में जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी, जाना आना पड़ेगा। तो ये जो थोड़े से स्ट्रिक्ट रूल्स है, पुलिस से रिलेटेड है या आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ये चीजें जो है ना ये थोड़ी सी बिल्कुल प्रैक्टिकली बहुत इम्पोर्टेंट है, पर ये हो रहा है, ये प्रैक्टिकली हो रहा है। अब एक्सीडेंट जो होते हैं मौके पे, तो इसमें मैं बताऊं कि देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप हो गया, पर रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो बोलो है, जो ड्राइवर्स है वो अनपढ़ है। ड्राइवर 24 घंटे 36 घंटे आपकी गाड़ी चला रहे हैं। हेल्थ अच्छी नहीं है, फिर भी बेचारों को अर्निंग के लिए उनको ये बड़ा पॉइंट उठा रहे हैं आप, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो हेल्थ इश्यूज जो ड्राइवर के हैं, दारू पी के हैं, ड्रिंक्स करके हैं, वो फैमिली से दूर रहते हैं। उनकी जो मेन मोटो में बताऊं आपको, वो है अपनी फैमिली की अर्निंग। तो फैमिली की अर्निंग के लिए हो सकता है वो 36 घंटे 48 घंटे की गाड़ी को चला लेते हैं और लंबे टाइम तक वो ट्रक चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, हैवी व्हीकल चलाते हैं, नींद आती है उनको रात के समय में और उसी वजह से कई बार हादसे भी होते हैं। लेकिन सर एक चीज, इसका सॉल्यूशन भी चाहिए। ये सवाल सभी को पता है, उनको पता है कि परेशानी है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए?
इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इतने बढ़िया आ गए, इतने बढ़िया इक्विपमेंट्स वगैरह आ गए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सिस्टम है, मैं बताऊं आपको, अगर उसका उपयोग हो तो आपके ड्राइवर्स ने अगर ड्रिंक कर रखी है, ड्राइवर्स को नींद आ रही है, ड्राइवर्स की हेल्थ खराब है, या ऐसी बहुत चीजें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम से डिटेक्ट हो जाती है। या आपको जैसे आगे एक्सीडेंट होने वाला है या कहीं एक्सीडेंट हो गया है, वो चीजें डिटेक्ट हो जाती है। तो आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजी इंडिया में है वो बहुत कम उसका उपयोग है। दूसरा ये कि अगर आपको जानकारी है तो आप उपयोग नहीं करते हैं। दूसरा ये कि आप अफोर्ड नहीं करते। तीसरा ये कि गवर्नमेंट की इतनी अवेयरनेस नहीं कि गवर्नमेंट इन सारे सिस्टम को अडॉप्ट करे। मैं बताऊं आपको, विदाउट मैनुअल आप सारे सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ करके नहीं, आज भी हम देखते हैं सतीश सिंह जी कि हम सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो एनकैप की रेटिंग अगर देखी जाए तो बहुत कम रेटिंग उन गाड़ियों की होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिक्री भी उन्हीं की होती है। तो ये लोगों को और या फिर जो ग्राहक हैं उनको समझना चाहिए, सड़क पर चलाने वाले जो लोग हैं उनको इस बात को गंभीरता के साथ सोचना चाहिए कि साहब जिस गाड़ी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं क्या वाकई में वो आपके लिए सुरक्षित है भी कि नहीं। देखो, इंडिया में गरीबी की वजह से, देखो ऐसा है कि व्हीकल्स चलाते हैं गरीबी। संजीत जी, मैं जरा आता हूं आपके पास। ये सवाल सतीश सिंह जी से है। हाँ सतीश जी। मैं ये जानता हूँ, अगर परिवार को सुरक्षित रखना है, एडवांस टेक्नोलॉजी की गाड़ी आपको रखनी पड़ेगी, या खुद सेल्फ ड्राइवर है तो निम्न स्तर गाड़ी अब रख सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर कभी भी वो दूसरी गाड़ी चलाता है और जो कार का मालिक होता है वो अपनी गाड़ी सोच चलाता है। अक्सर देखिए जो भी हादसे होते हैं वो ड्राइवर से होते हैं, खुद ड्राइव करने पर नहीं होते हैं। मैं भी ऑल इंडिया रन किया हूँ, कई 25-30 साल से रनिंग कर रहा हूँ, मैं ड्राइवर नहीं रखता हूँ। अगर ड्राइवर वही रखता हूँ कि जो स्किल्ड हो, हमको ड्राइवर को स्किल्ड करना पड़ेगा। बिना स्किल्ड ड्राइवर का सफर करना बहुत मुश्किल है, जान जोखिम में रहता है। तो जान को बचाना है, परिवार सुरक्षित रहना है, अपना गाड़ी चलाए, खुद चलाए, या तो इसकी ड्राइवर रखे, उसके बारे में परख रखे, उसका मेडिकल चेकअप कराए, कहीं शराब पीता नहीं है या बहुत लंबा जर्नी तो नहीं करता है, उसका बीपी ब्लड प्रेशर शुगर सही है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं फ्रस्ट्रेट आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, टाइम को पहचान पा रहा है, नहीं पहचान पा रहा है, दुर्घटना क्षेत्र क्या है, ब्लैक स्पॉट कहाँ है, सब कुछ रोड पे दर्ज होते हैं। यहाँ तक जो भी ड्राइवर होते हैं, माइल स्टोन होते हैं, उस पर ऑरेंज येलो ग्रीन का बोर्ड होता है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, उसको ये नहीं मालूम कि जो माइल स्टोन पे ऑरेंज लगा है वो रोड कौन सी है, येलो लगी है वो रोड कौन सा, उसको ये नहीं मालूम एनएचआई चल रहे हैं कि फोरलेन चल रहा है, एक्सप्रेस रोड चल रहा है। तो खास करके ड्राइवरों को स्किल करना पड़ेगा। स्किल करने में कोई दिक्कत नहीं है, तमाम संसाधन है। एक क्वालिफिकेशन तय करना पड़ेगा कि ड्राइवर जो भी हो कम से कम ग्रेजुएट हो, कम से कम इंटर से पास हो, पढ़ा लिखा हो, साइन बोर्ड को पहचान ले। परिवार को सुरक्षित रखना है ड्राइवर। अच्छा, एक चीज और भी है सतीश जी, एक चीज और भी हमने देखा कि बहुत तेजी के साथ, बहुत रफ्तार के साथ सड़कें बन तो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी अच्छी गुणवत्ता वाली और अच्छी क्वालिटी की सड़कें बन रही हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि जब हाईवे शुरू होते हैं तो उस पर रफ्तार के साथ लोग गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। बीच में हमने देखा भी था कि यमुना एक्सप्रेसवे जब शुरू हुआ था तो उस हाईवे पे लगातार एक के बाद एक कई एक्सीडेंट हुए थे जिसमें गाड़ियों के टायर फटने की जानकारी मिलती थी। तो ये स्पीड लिमिट का जो जानकारी है या फिर स्पीड लिमिट में रह करके गाड़ी चलाना ये कितना ज्यादा जरूरी है, ये भी लोगों को समझने की जरूरत है। ये नहीं कि हाईवे बन गया, सड़क अच्छी है, आप पूरी रफ्तार के साथ गाड़ी को दौड़ाते चले जाएं। जहां तक मेरी जानकारी है, इंडिया जो है विश्व का दूसरा ऐसा देश है जहाँ सड़क ट्रांसपोर्ट सबसे सड़कें हैं। खास करके 1994 के बाद से लोग अच्छी सड़क पाते हैं, 100 के ऊपर लिमिट क्रॉस करते हैं। ये आप जाइए, विदेश में जाइए, 140-150 गाड़ियां चलती है, लेकिन उनके सड़क की टेक्नोलॉजी हमारे सड़क से बहुत अंतर होता है। उनके कर्ज बनते हैं या टर्न बनते हैं, पूरा मानने के अनुसार बनते हैं, जो स्लो बनते हैं मानने के अनुसार बनते हैं। हमारे यहाँ सड़कें बनती है मानने के अनुसार कम रहता है, कभी के कॉन्ट्रैक्टर जो भी रहते हैं मानने के अनुसार कम काम करते हैं। लेकिन सर आपको ये भी समझना होगा, ये भी मानना होगा
जब बारिश हो जाती है उसके बाद कई जगहों पर सड़कों पर गड्ढे भी हो जाते हैं। अचानक से जब रफ्तार पे गाड़ी चल रही होती है, 100 की लिमिट भी है, तो वहाँ पर अगर 100 या 80 पे भी गाड़ी चल रही है तो अचानक से अगर गड्ढा आ जाएगा तो सामने वाले को बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो उस दौरान बैलेंस करने में भी समय लग जाता है, कई बार ऐसे भी हादसे हो जाते हैं। क्यों होता है गड्ढा? क्यों होता है? जैसे हमारी सड़कें अगर 60 टन की है और गाड़ी 120 टन की चलेगी तो गड्ढा बनेगा। तो खास करके अगर मेरी सड़क 60 टन की है तो गाड़ी 40 टन की चलनी चाहिए। यहाँ पता चला हिंदुस्तान में कि सड़क अगर 100 टन की रोड लेगी तो गाड़ी 40 टन की चल रही है। अक्सर यहाँ पे गाड़ियां जो ओवरलोड चलती है, ओवरलोडिंग बंद करनी पड़ेगी। जब तक वो लोडिंग नहीं बंद करेंगे तो गड्ढे बनेंगे, गड्ढे बनेंगे तो पानी लगेगा। खास करके ओवरलोड को कम करके मानक अनुसार अगर सड़क जो बनी है उसे 10 टन 20 टन कम करके गाड़ी चलनी चाहिए। ये चीज है सर। ठीक है, मैं जरा कैलाश जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। कैलाश जी जरा एक चीज बताइए कि जब किसी भी शख्स का ड्राइविंग लाइसेंस बनने की फेज में वो होता है तो उससे पहले क्यों नहीं हम उनको पूरी तरीके से गाइडेंस दें? हम जो इंडिकेशन है, साइंस हैं, उनके बारे में हम कम से कम पहले उनको जानकारी दें, उनको बताएं कि ये सभी चीजें हैं, जब आप सड़क पर चलेंगे तो इनका आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम सीधे उनका टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में अगर वो पास होते हैं, या बहुत सारे लोग ये कई बार शिकायत भी करते हैं कि साहब हमारा तो टेस्ट भी नहीं हुआ था, हमें तो वैसे ही लाइसेंस मिल गया। तो ट्रांसपेरेंसी आना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले जो भी लोग आ रहे हैं उनको जानकारी होना भी बड़ा जरूरी है कि कौन कौन से साइंस है और उनका मतलब क्या होता है। लर्निंग लाइसेंस पे तो सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस पे टेस्ट तो होता नहीं है। लर्निंग लाइसेंस पे केवल साइंस सिखाए जाते हैं और ये मध्य प्रदेश में तो लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट ले भी रहे हैं। लर्निंग लाइसेंस की व्यवस्था में तो मैं नहीं समझ पा रहा कहीं कोई दिक्कत है तो सिर्फ इतनी चीज की उनकी जो प्रॉपर टेस्ट होने चाहिए, प्रॉपर चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं, उनमें थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम है। और इसके पीछे मेरी अपनी सोच तो ये है कि हम तो करेंगे जब तो करेगा। हम तो यही से शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के लिए। मैं कल से जोड़ता हूँ इस मिशन में और पूरे मध्य प्रदेश के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको कमिश्नर से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। वो सारे स्कूलों के बच्चों को सबसे पहले हम प्रशिक्षण देते हैं कि बच्चे सुधर जाएंगे तो बच्चे कम से कम। अच्छा, एक चीज और भी होती है कि हम, चलिए बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पेशकश में फिलहाल के लिए बस